प्रिय छात्रों, आप सभी का वीणा बाण के वर्चुअल क्लास में स्वागत है। और मैं अनंत कुमार आपको मैथ के क्लासेस में सरल रेखा टॉपिक पर अर्थात सरल रेखा चैप्टर पर आज उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तथा उससे संबंधित क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अब इस समय जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको 10 फरवरी से एनुअल एग्जाम भी है, तो इस प्रकार से ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अर्थात इनमें जो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा इन वीडियो में, वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थात इन्हीं क्वेश्चनों में आपकी परीक्षा के जो क्वेश्चन है वो निहित हैं। इस प्रकार से आप इन वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उसको हमें ग्रुप के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और पीडीएफ की बात रही तो हम पीडीएफ आपको हर टॉपिक का 5 तारीख तक जरूर उपलब्ध करा देंगे। ठीक, तो आज हम सरल रेखा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, क्योंकि समय कम है, तो हम आज महत्वपूर्ण फार्मूले तथा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अर्थात इससे हमने इन चैप्टरों से वही क्वेश्चन पेपर में दिए हैं ज़्यादातर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जितने हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा इन चैप्टरों में 2 चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन अनुक्रम श्रेणी, तथा इसके बाद आता है एलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त, अर्धपरवलय, परवलय और वृत्त। इनके क्वेश्चनों के बारे में इन चैप्टरों में हम जितना वीडियो में डिस्कस करेंगे उतना ही आपके पेपर में उसी में से आएगा, उससे बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए आप इन वीडियो को जरूर देखिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे 11 से 12 के बीच में उस वीडियो के जो क्वेश्चन है या फिर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज से नहीं समझ में आता है तो उसे ग्रुप में भेजकर अवश्य पूछ लीजिए। ठीक, तो हम सरल रेखा अर्थात एक ऐसी रेखा, सबसे पहले जो सरल रेखा होती है वो एक ऐसी रेखा होती है जिस पर एक ही घात होती है, अर्थात एक घातीय रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। इस रेखा में 2 बिंदु, 1 बिंदु, ठीक, 2 बिंदु या असंख्य बिंदु खींचे जा सकते हैं। अर्थात ये जो रेखा होती है ये 2 डायमेंशनल प्लेन अर्थात द्वितलीय समतल में बनता है। द्वितलीय का मतलब एक्स तल और वाई तल समतल पर, अर्थात हम कह सके कि ये कार्तीय तल पर सरल रेखा बनाई जाती है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई तल पर खींचा गया कोई एक सीधा कर्व वो सरल रेखा कहलाता है, जो एक्स तल और वाई तल को प्रदर्शित करता है तथा एक्स और वाई तल के बारे में बताता है कि ये किस चतुर्थांश में प्रदर्शित हो रहा है। अर्थात किसी भी एक्स वाई तल के 4 चतुर्थांश होते हैं। इसी की सहायता से हम चतुर्थांशों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो हमारा द्वितलीय होता है जिसे कार्तीय तल बोलते हैं, कार्तीय तल 2 एक्स और वाई तल पे होता है, तो हम कह सकते हैं एक्स डैश और वाई डैश। एक्स डैश का मतलब होगा जो क्षैतिज रेखा होती है कार्तीय तल में वो एक्स अक्ष, इसे भुज कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे कोटि कहते हैं। आप लोग ग्राफ में पहले पढ़ चुके हैं, तभी यहाँ पर एक बार फिर से। और जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। अर्थात किसी भी तल का मूल बिंदु उस तल के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को ही मूल बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पर एक्स और वाई के मान 0 0 होते हैं। अर्थात इस तरफ एक्स का मान धनात्मक, ऐसे ही
और इस तरफ y का मान धनात्मक, ठीक, और x का इस तरफ ऋणात्मक मान, इस तरफ y का ऋणात्मक मान, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि x का जो ये धन और धन है, x y का ये धन धन, इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक। उसके बाद x माइनस आ जाता है, लेकिन y प्लस है तो ये क्या होगा, y प्लस, देखो x माइनस, तो ये सेकंड चतुर्थांश, जिसमें दोनों माइनस होते हैं उसे थर्ड चतुर्थांश, और जिसमें पहला प्लस मीन्स x प्लस और y माइनस होता है उसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। आप इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, पहले के चैप्टरों में भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम सरल रेखा को किसी कार्तीय तल पे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। कार्तीय तल रहने दे कार्ते एक मैथमेटिशियन फ्रांसीसी थे जिनके नाम पर ही कार्तीय तल का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर x और y तल होते हैं जिनकी सहायता से हम सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब हम कह दें कि हमने बताया कि कोई भी सरल रेखा ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जा सकती है, फिर ऐसे, फिर यह ऊर्ध्वाधर भी खींची जा सकती है। अर्थात सरल रेखा एक सीधी वे में खींची जाती है और इस रेखा पर दो या दो से अधिक या फिर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। जैसे कि हम कह दें कि दो बिंदु हैं, मीन्स एक A है और दूसरा B है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो एक रेखा बनती है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालना हो तो उसका सूत्र हम जान लेते हैं, जो कि क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए x1 y1 बिंदु है और ये क्या है, x2 y2 बिंदु है। तो हम इसे कह सकते हैं कि A और B जो दिए गए हैं बिंदु, इनके बीच की दूरी अर्थात रेखा की लंबाई इसी को कहेंगे। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों का मान एक ही आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हमेशा निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट आता है, हम कहते हैं कि मान लीजिए इसी बिंदु में एक बिंदु C दिया गया हो और कहा जाए कि ये x3 और y3 है। तो इस प्रकार से हम कहें कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, संरेख के लिए कंडीशन ये होती है, एक तो हम सारिक से जान सकते हैं तीन बिंदुओं का, जो कि क्लास 12 में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी हम एक बार डिस्कस किए दे रहे हैं क्योंकि क्लास 12 भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो संरेख, ये तीनों बिंदु संरेख तभी होंगे जब उसका सारिक के रूप में प्रसार करें और उसका मान 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। या फिर इसका एक और तरीका होता है, ए बी सी दिया गया है, हम कहें ए सी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए बी के, या फिर ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए सी के, या फिर हम कह दें कि ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस ए बी बराबर आ जाए बी सी के। कुछ भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी और सी ए जो दिए गए हैं, इन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर आ जाता है, तब भी हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक, यही तीनों बिंदु अगर त्रिभुज के रूप में दिए गए हों, ऐसे दिए गए हों, ये x1 हो, y1 हो, और ये x2 और y2 हो, और ये x3 y3 हो, और कहा जाए कि तीनों बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है इस त्रिभुज
का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर इन्हीं तीनों बिंदुओं को कहा जाए कि दिखाओ कि ये समरेख में त्रिभुज के रूप में नहीं है, तो उसके लिए भी यही सूत्र से हम समरेख के लिए भी एक और सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं को हम कहें कि x1 समरेख होगा यदि x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु समरेख होंगे। तो समरेख के लिए तीन कंडीशन, एक तो सारणी का रूप है वो 12 में पढ़ लोगे, एक ये है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे के बराबर हो जाए तब भी हम कहेंगे समरेख है, या फिर एक त्रिभुज के रूप में जो क्षेत्रफल के रूप का सूत्र है उसमें अगर ये 0 आ जाए तो कहेंगे तब भी तीनों बिंदु समरेख हैं। तो आप इसे थोड़ा सा नोट कर लें तो हम आगे कुछ फार्मूले पर डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ फार्मूले और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। महत्वपूर्ण फार्मूले, अगर हम कहें कि कोई दो बिंदु हैं, अगला है दो बिंदु, या फिर सबसे पहले कहें कि यदि रेखा की प्रवणता m हो तो एक बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा हो जाएगी y माइनस y1 mx माइनस x1 हो जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अगर हमें चाहिए तो ये होता है y माइनस y1, ये होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं कौन से बिंदु हैं, x1, y1 एवं दूसरा बिंदु है x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता अगर हमें चाहिए तो सूत्र इसका होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता ही है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, ये भी कह सकते हैं, दोनों कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक, तो आगे हम कहें कि किसी भी त्रिभुज, या फिर हम कहें कि हाँ किसी त्रिभुज के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु, या फिर हम कहते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु हमें निकालना हो तो इसका सूत्र होगा मध्य बिंदु अर्थात x, y अगर हम मान लेते हैं तो ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र होगा।
आगे हम इसी प्रकार में किसी त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज के केंद्रक के शीर्ष, अगर शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए गए हों, निर्देशांक अगर दिए गए हों x1 y1 x2 y2 एवं x3 y3 अगर दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि शीर्षों के निर्देशांक इतने हों तो त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक मीन्स गुरुत्व केंद्र अगर कहें तो उसका सूत्र हो जाएगा x1 + x2 + x3 अपान 3 y1 + y2 + y3 3, ये सूत्र होता है। अगला सूत्र हम डिस्कस करते हैं अगले सूत्र के बारे में। अगर हमारे पास कोई दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं x1, y1 एवं x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा के विभाजन के निर्देशांक। पहला पॉइंट है अंतः विभाजन m अनुपात n में हो रहा हो तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 m हो जाएगा और ये हो जाएगा m + n हो जाएगा, ठीक। और कामा करके हो जाएगा m y2 + n y1 बटे m + n, ये अंतः विभाजन का है। इसी का दूसरा होता है बाह्य विभाजन का। बाह्य विभाजन का निर्देशांक क्या होता है mx2 - nx1 अपान m - n और my2 - ny1 अपान m - n, ये सूत्र होता है। तो ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र होते हैं, आप इन्हें नोट कर लें। तो हम आगे कुछ फार्मूले पर डिस्कस करते हैं। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, हम आज पहले फार्मूले सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। अगला फार्मूला है यदि किसी रेखा की प्रवणता m हो तथा y अक्ष पर अंतःखंड C हो तो रेखा का समीकरण y = mx + c होता है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि x अक्ष का अंतःखंड A तथा y अक्ष का अंतःखंड B हो तो अंतःखंड का समीकरण होता है x अपान a + y अपान b = 1। ये अंतःखंड रूप का समीकरण है, रेखा के अंतःखंड रूप का समीकरण है। इसी प्रकार अगला फार्मूला आता है कि हम यदि कोई रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो, अगर किसी रेखा पर
मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो तथा x अक्ष से बना कोण अल्फा हो तो रेखा का लंब रेखा के लंब रूप का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर t। ये समीकरण हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे फार्मूला लिखते हैं। अगला फार्मूला है बिंदु x1, y1 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर निकालना है तो ये होता है ax1 प्लस by1 और माइनस c1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। ठीक, डाले गए लंब की लंबाई। अगला फार्मूला है यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं क्रमशः m1 व m2 हो तो उनके बीच का कोण होता है tan थीटा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 होता है। ये होता है सूत्र। अगर कोई दो रेखाएं जिनकी प्रवणताएं m1 व m2 हो तो उनके बीच का कोण होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। अगला है यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो इनके प्रवणताओं में संबंध क्या होगा, m1 गुणे m2 बराबर -1। ये होगा, ये पहली रेखा की प्रवणता है और दूसरी रेखा की प्रवणता है। और समांतर अगर हो तो m1 बराबर m2 होगा। ठीक, अगर संरेख भी हो तो m1 प्रवणता के रूप में, अगर संरेख भी हो तो क्या होगा, संरेख हो तो तब भी m1 बराबर m2। एक संबंध ये भी होता है संरेख के लिए। तो इस प्रकार से इस सरल रेखा के जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे, इस पर हमने सारे फार्मूलों पर डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो इन फार्मूलों को आप एक बार लर्न करेंगे, फिर हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।